नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ऐसे राइटिंग के बारे में बात करेंगे और इसमें हम लोग इसको दो हिस्से में देखेंगे। पहले तो हम लोग देखेंगे कि जो पिछले 3 साल में निबंध पूछे गए हैं वो उनके आधार पर इस साल किन किन एरियाज से किस तरीके के निबंध के टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, हम लोग उस पर बात करेंगे। और फिर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे ऐसे राइटिंग कैसे करें, किन चीज़ों पर ध्यान रखें। एज यू नो कि ऐसे का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। 300 नंबर का पेपर होता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, और ऐसे के मार्क्स ऐड होकर के आपके मेंस की मेरिट तैयार होती है। राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग ऐसे का जो स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं कि इसमें 3 खंड होते हैं, है ना। और तीनों ही खंड में 4-4 निबंध होते हैं, जिसमें से कि हर खंड से एक निबंध का आपको उत्तर देना होता है। यानी कि कुल मिलाकर के 3 घंटे में, 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे में आपको 3 निबंध लिखने होते हैं। तो आदर्श ये रहता है कि आप एक निबंध को 1 घंटे में कंप्लीट कर लें, ताकि तीनों ही निबंध के लिए आपके पास पर्याप्त समय हो और तीनों ही टॉपिक्स पर आप सही तरीके से समय का आवंटन कर सके। तो तीनों ही प्रश्नों के साथ सही तरीके से आप पेश आएंगे, है ना। शब्द सीमा 700 से 800 शब्द है, 100 अंक प्रत्येक निबंध के लिए, कुल समय 3 घंटा। तो 3 घंटा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कंपैरेटिवली देखें तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के मुकाबले आप इसमें बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 3 ही सवाल आपको लिखने होते हैं और एक सवाल 1 घंटे में आपको करना होता है। तो जो पिछले कुछ वर्षों में, है ना, जो 3 वर्षों में पेपर पूछा गया है उसके आधार पर अगर हम लोग क्वेश्चंस का एनालिसिस करें तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां से कि निबंध पूछा ही गया है। और देखो, बीपीएससी कुछ चीजों में अपने आप में थोड़ी सी अलग है ना, क्वेश्चंस पूछने को लेकर के देखा जाए तो जीएस पेपर 2 में जिस हिसाब से साइंस इनटेक का महत्व है, निबंध के सेक्शन में भी आप देखेंगे कि साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन रहता है ना। स्पेशली इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, सूचना और प्रौद्योगिकी से जोड़ करके प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो उसके आधार पर क्या ऐसे एरियाज हैं जहां पर कि अगर आप काम करें तो सीधे सीधे अगर वहां से पूछ ले तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज कैसे भी पूछे तो आप वहां पर उत्तर कर पाइएगा, लिख पाइएगा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और प्रौद्योगिकी से बात करें तो पर्यावरण संतुलन के उपाय यहां तक नहीं पूछा गया है अभी, कि सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी जो है वो बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर इन्वायरमेंटल बैलेंस जो है उसको हेल्प कैसे करेगा, पर्यावरण संतुलन में कैसे अपनी भूमिका निभाएगा, अभी ये एरिया से नहीं पूछा गया है। तो ये एक संभावित क्षेत्र होता है जहां से सवाल पूछा जा सकता है। या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भूमिका क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि जिस हिसाब से आज की दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, सो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन जो है, जो कि सप्लाई चेन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है ये। तो आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन को बेहतर करने में आईटी का बहुत बड़ा योगदान है और उसकी सहायता से आप इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर के आएंगे। तो ये एरियाज अभी नहीं टच हुआ है, तो इसको आप देख करके जाएंगे, है ना। यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक को बीपीएससी इग्नोर या अवॉइड नहीं करती है। तो या तो जीएस पेपर 2 में पूछा जा सकता है या फिर जीएस पेपर 2 और निबंध दोनों ही में पूछा जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नियंत्रित विकास, ये ऐसे का टॉपिक रह सकता है आपसे। कंट्रोल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप बैक में लेकर के नहीं जा सकते हैं, इसको पीछे नहीं कर सकते, ये आगे की ओर ही जाएगा। तो अब ये हमारे हाथों से नहीं निकल जाए, है ना। इंसान जिसने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जन्म दिया है वो कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिकार ना हो जाए, बेरोजगारी के रूप में या फिर अन्य चीजों के रूप में, है ना। कॉपीराइट का हनन और बहुत तरीके से, राइट, सुरक्षा, है ना, सेफ्टी को लेकर के। तो इसका कंट्रोल्ड डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, विकास तो आवश्यक है, नियंत्रित विकास कैसे हो, क्या होना अनिवार्य भी है या इसको नेचुरल ग्रोथ के लिए छोड़ दिया जाए। तो एक ये चीज रहेगा। संचार क्रांति और भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, है ना। यहां से तो एक सवाल पहले भी पूछा जा चुका है कि इंटरनेट ने, है ना, हमारी दुनिया को विश्व गांव के रूप में बदल दिया है। तो खैर, उसके अलावा संचार क्रांति और भूमंडलीकरण, जिस हिसाब से संचार क्रांति बढ़ती जा रही है ना, उसके साथ से उसके हिसाब से देखा जाए तो सभी लोग
और नजदीक आते जा रहे हैं, देश दुनिया आपस में सटती जा रही है। तो ये सीमाएं है ना, जो भौगोलिक सीमाएं हैं, संचार क्रांति ने उस भौगोलिक सीमाओं को धूमिल कर दिया है। दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली घटना आपको प्रभावित करती है, और हर क्षेत्र में। सिर्फ कूटनीति के रूप में बात हम ना करें, है ना, हमारे जीवन स्तर को, जीवन शैली को प्रभावित करती है, हमारे मनोरंजन से लेकर के हमारे जीवन जीने के तरीके को प्रभावित करती है दुनिया में होने वाली कहीं भी कोई भी घटना। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी से क्षेत्र है जहां से कि सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इन एरियाज को ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा आर्थिक क्षेत्र, है ना, तीनों ही पेपर में देखेंगे आप तो इकोनॉमिक सेक्शन से सवाल जरूर रहा है, और उसमें भी सबसे जो ज्यादा सवाल पूछा गया है वो एग्रीकल्चर सेक्शन से पूछा गया है ना। तो एग्रीकल्चर में कुछ और एरियाज हैं जहां पर कि आपको तैयार करके जाना चाहिए, देख करके जाना चाहिए। जैसे कृषि का कोई विकल्प नहीं है, एग्रीकल्चर हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, है ना, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या का पेट भरना है। वैश्विक स्तर पे हम बात कर रहे हैं, यहां पर भारत के संदर्भ में ही चर्चा नहीं हो रही है, वैश्विक स्तर पे। तो उसके लिए खेती आवश्यक है, तो खाद्य सुरक्षा के लिए भी कृषि आवश्यक है, रोजगार के लिए भी खेती आवश्यक है ना, औद्योगिक विकास के लिए भी खेती आवश्यक है ना, मानव संसाधन के विकास के लिए खेती आवश्यक है। तो कृषि का कोई विकल्प नहीं है, तो इस पे आप कर सकते हैं काम। ग्रामीण विकास समावेशी विकास के लिए आवश्यक है। इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में जब हम बात करते हैं, समावेशी विकास यानी कि जिसमें हर क्षेत्र का, हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन, योगदान हो विकास में, और विकास का फल, लाभ हर किसी को मिलता रहे। तो वैसे केस में ग्रामीण विकास कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और जब ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर चला आता है। सतत कृषि भविष्योन्मुखी है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है ना, लेकिन उस हिसाब से खेती के लिए जमीन नहीं बढ़ रही है, बल्कि जमीन कम होती जा रही है ना। जंगल काटे जा रहे हैं क्योंकि लोगों के रहने के लिए या औद्योगिक विकास के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उस भूमि का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे केस में, है ना, कृषि का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक हो जाता है, राइट। तो वैसे में ज्यादा खाद डाल करके, ज्यादा कीटनाशक, तो केमिकल्स का यूज ज्यादा हो रहा है, तो ये भविष्योन्मुखी खेती नहीं है। एक समय के बाद मिट्टी की जो परत है वो तो वैसे ही अभी 30% से ज्यादा मिट्टी की परत, लगभग 50% खेती योग्य मिट्टी की जो परत है ऊपर से, उसका नुकसान हो चुका है। तो भविष्योन्मुखी नहीं है। भविष्योन्मुखी कृषि सतत कृषि है, जहां पर कि आपको सॉइल का न्यूट्रिएंट, सॉइल की फर्टिलिटी भी बचा करके रखनी है, और साथ ही साथ, है ना, केमिकल्स के चलते जो होने वाले पर्यावरण पर दुष्प्रभाव हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो हो रहा है, चाहे मिट्टी का, चाहे अंडरग्राउंड वाटर का पोल्यूशन हो रहा है, उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। उसके साथ साथ कृषि से जुड़ा हुआ है पशुपालन। तो इन चीजों को मिलाकर के सतत कृषि के महत्व के बारे में आपको बात करनी होगी। वैसे भी जैविक कृषि पर एक सवाल पूछा जा चुका है। कृषि और तकनीक, यहां से अभी तक सवाल नहीं पूछा है, तो ये हॉट टॉपिक रहेगा कि तकनीकी विकास से कृषि का विकास कैसे संभव हो पाएगा। तो ये एग्रीकल्चर का सेक्शन है, इस पे ध्यान रखिएगा। उद्योग से सवाल नहीं पूछा है। तो औद्योगिक विकास को लेकर के जब हम लोग सवाल बनाते हैं निबंध में, जैसे इधर उधर के एग्जाम्स में भी देखेंगे, अदर पीसीएस एग्जाम में भी, तो एक सवाल जो कि अक्सर पूछा जाता है वो है पर्यावरण असंतुलन का कारण है औद्योगिक विकास। या जैसे कि यूपी पीसीएस ने पूछा था कि अंधा औद्योगिकरण, ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ रीजन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। औद्योगिक अंधा औद्योगिकरण जो है वो, है ना, पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। तो इस पर काम कर लीजिएगा। आर्थिक विकास को अन्य टॉपिक्स के साथ जोड़ करके पूछा जा सकता है, लेकिन आर्थिक विकास के भी अपने कुछ पहलू हैं, जैसे समृद्धि बनाम पर्यावरण। इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं, है ना, हम लोगों को खनिज लवण भी चाहिए, राइट, ताकि हम आत्मनिर्भर हो सके। तो आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हवाएं प्रदूषित हो रही हैं, मिट्टी प्रदूषित हो रही है, जल प्रदूषित हो रहा है, ये देखना होगा। ये मैनमेड कैटास्ट्रफी है। तो वहां से तकनीक की भूमिका या संचार क्रांति की भूमिका क्या है आर्थिक विकास में, इससे जोड़ करके सवाल पूछा जा सकता है ना। हम लोगों ने पिछले वाले स्लाइड में भी बात किया था इसको लेकर के। उसके साथ साथ कुछ और क्षेत्र भी हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण से लेकर के 70वीं में भी पूछा, 69वीं में भी पूछा। तो एक में नियम कानून से जोड़ करके पूछा, एक में राजनीतिक इच्छा शक्ति से जोड़ करके पूछा। महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है। तो
आर्थिक विकास या विकसित भारत हेतु महिला सशक्तिकरण अनिवार्य है। जैसे कि 2025-26 के बजट में भारत सरकार ने भी कहा कि 2047 तक विकसित भारत होने के लिए 70% के आसपास महिलाओं को आर्थिक संसाधन के रूप में विकसित करना अनिवार्य है। तो चाहे हम आर्थिक विकास की बात करें या 47 तक विकसित भारत की बात करें, महिला सशक्तिकरण अनिवार्य है। इस पर पूछा जा सकता है आपसे। या फिर महिला सशक्तिकरण और सामाजिक स्वीकार्यता, आप नियम कानून सब बना लीजिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी बात कर लें, लेकिन जब तक से हमारे समाज में इसको स्थान नहीं मिलेगा तब तक से महिला सशक्तिकरण पूरी रूप से संभव नहीं है। क्योंकि जब सामाजिक स्वीकार्यता होगी तो क्या चीज नहीं होगा? पूर्वाग्रह नहीं होगा। तो जब हम पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के लैंगिक समता की बात करते हैं, है ना, तभी महिला सशक्तिकरण सही रूप से हमारे सामने आएगी। तो इस टॉपिक को भी देख लेंगे। उसके अलावा जैसे अध्यात्म चेतना वगैरह से सवाल पूछा जाता है, तो वहां पर देख सकते हैं विश्व कल्याण और भारत, खास करके वर्तमान समय में जो वैश्विक स्थिति बनी हुई है, रसिया यूक्रेन चल ही रहा है, मिडिल ईस्ट जो है आपका वो डिस्टर्ब्ड है, ईरान इजराइल का तो है ही आपस में, फिर अभी आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया यूएई को लेकर के, यमन जो डिस्टर्ब्ड एरिया है, हैतीज हैं वहां पर। तो ये सारा चीजें जो हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, फिर आपने देखा होगा कि अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला से जो तेल के टैंकर्स छुप करके जा रहे थे, वहां पर नेवल का अटैक। तो ये सारी चीजें ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अशांति लेकर आ रही हैं। तो विश्व कल्याण और भारत अपनी भूमिका कैसे निभा सकता है? उसके साथ साथ व्यक्तित्व विकास और आध्यात्मिक चेतना, व्यक्तित्व विकास और आध्यात्मिक चेतना को लेकर के यहां से जोड़ करके एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, है ना। आध्यात्मिक चेतना, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, राइट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कितना आवश्यक है। इंटरनेट युग में आध्यात्मिकता का महत्व। इंटरनेट युग बहुत फास्ट हो गया है। हमारे पास 2 मिनट का समय नहीं है कि हम रुक करके अपने बारे में सोचें, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में विचार करें। जो भी थोड़ा बहुत समय बचता है तो आप इंटरनेट खोल करके रील्स देखना शुरू कर देते हैं। इंटरनेट इंटरटेनमेंट का साधन इंटरनेट हो गया है, कम्युनिकेशन का साधन इंटरनेट हो गया है, सूचना जानकारी नॉलेज का साधन, हर चीज इंटरनेट की दुनिया में हम लोग कैद हो गए हैं। इससे हमारा जो भौतिक जीवन है वह प्रभावित होता है, खास करके सामाजिक जीवन के बारे में जब हम बात करें, राइट। तो ऐसे समय में जबकि मन स्थिर नहीं है, चित्त शांत नहीं है ना, थोड़े समय के लिए भी हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं, आंख बंद करके मंथन नहीं करते हैं चीजों का, हमारे पास जो हमारा अपना जो लॉजिक है उसको खोते जा रहे हैं हम लोग, है ना। हम पूरी तरीके से इंटरनेट पर आश्रित हो गए। कोई चीज याद नहीं आती है तुरंत गूगल कर लिया, दिमाग के सोचने की क्षमता कम हो गई, याद रखने की क्षमता कम हो गई है, खुद के लॉजिक पर भरोसा नहीं करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लॉजिक पर भरोसा करते हैं। तो ऐसे समय में आध्यात्मिकता का महत्व और बढ़ जाता है। तो इस इंटरनेट युग में आध्यात्मिकता का महत्व यहां से जोड़ करके प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जो जिस हिसाब से सवाल आपसे जिन एरियाज में पूछा गया है उसी के आधार पर यह संभावनाएं तैयार की गई हैं। वैश्विक विकास हेतु वैश्विक शांति आवश्यक है ना। क्योंकि अगर हम आज के समय में बात करें वैश्वीकरण के इस दौर में, तो भारत को आप अलग से नहीं देख सकते, यह भी इसी विश्व का हिस्सा है। और जिस हिसाब से ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, दुनिया में होने वाली हर घटना भारत को प्रभावित करती है। भारत कोई छोटा देश नहीं है जो कि इन घटनाओं से अपने आप को अलग रख सके। भारत का शामिल होना अवश्यंभावी है, मतलब अनिवार्य, कंपल्सरी होगा ही इंडिया इन्वॉल्व वहां पर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहते हुए या ना चाहते हुए भी। तो भारत का विकास भी तभी संभव है जब वैश्विक विकास हो, और उस वैश्विक विकास के लिए अनिवार्य है वैश्विक शांति। तो वर्तमान पर्सपेक्टिव में जाकर के, प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में, प्रेजेंट करेंट सिनेरियो में जाकर के अगर आप देखो तो अशांति ज्यादा बढ़ी हुई है। पिछले कुछ वर्षों से आप लगातार देखते जा रहे हैं कि ऐसा पिछले कुछ दशकों तक नहीं हुआ था जितना डिस्टर्ब्ड अभी ग्लोबल सिनेरियो है ना। 1970 के बाद ऐसा नहीं देखा गया था, बट वी नाउ फील इट। तो ये बाद में कुछ और भी बड़ा हो सकता है। तो वैश्विक शांति इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा करंट इंसिडेंट्स को देख करके ही हम अगर पूछता है तो, जैसे निष्पक्ष चुनाव मजबूत लोकतंत्र का आधार है, एसआईआर को लेकर के बहुत डिस्कशंस हैं, है ना। तो निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र
ये एक फेवरेट एरिया है जहां से निबंध पूछा जाता है। एक एरिया जहां से अभी तक नहीं पूछा गया है वो प्राकृतिक आपदाएं। राइट, प्राकृतिक आपदाओं से अभी सवाल आपके तीनों वर्षों में नहीं पूछा गया है। तो या तो इस साल या आने वाले वर्षों में यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। हर साल हमेशा चर्चा में रहती हैं प्राकृतिक आपदाएं। तो ये प्राकृतिक आपदाएं मानवों की भूमिका, क्योंकि इन प्राकृतिक आपदाओं के पीछे मानव निर्मित कारण ही प्रमुख कारण है। ये मैन मेड आपदाएं हैं, है ना। और नेचर अपने आप को क्या करती है, सेल्फ करेक्ट कर रही है बिकॉज ऑफ ह्यूमन मोर देन इनफ इंटरफेरेंस। प्राकृतिक आपदाएं और अनियंत्रित विकास, खास करके अभी जिस हिसाब से, है ना, अरावलीज का डेफिनेशन है, फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुओ मोटो एक्शन लेकर के उस पर रोक लगाया गया है, तो ऐसे केसेस में सवाल बन सकता है यहां से। तो इसको देख लेंगे आप लोग। साहित्य, कला और नैतिकता, अगर इस पे थोड़ी तैयारी कर ले तो अच्छी चीज है। कारण यह है कि यहां से सवाल किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। पूछा जाता है, जैसे फर्स्ट वाले बीपीएससी में यहां से सवाल पूछा गया, सेकेंड वाले में भी, यानी कि 68वीं और 69वीं दोनों में यहां से सवाल पूछा गया। 70वीं में नहीं पूछा था, तो 71वीं में पूछ सकता है। तो एक बार देख लेंगे, साहित्य या कला में नैतिकता, या साहित्य कला नैतिकता को प्रभावित करते हैं, या नैतिकता का होना अनिवार्य है। और खास करके इसे इंटरनेट युग में, इंटरनेट से जोड़ करके पूछ सकते हैं कि इंटरनेट युग में नैतिकता का क्षरण होता जा रहा है ना। तो इससे जोड़ करके प्रश्न, जैसे कि यूपी पीसीएस ने पूछा था कि दूरदर्शन नैतिकता के क्षरण का कारण बनता जा रहा है, तो वहां पर इंटरनेट से जोड़ करके प्रश्न बनाया जा सकता है। तो ये सारे कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको काम करके जाना होगा। रही बात त्रिसेय खंड की, जहां से लोकोक्तियों और मुहावरों पर निबंध पूछा जाता है, तो इसके लिए तो सुझाव यही है कि जिन भी स्रोतों से आपको अलग अलग प्रकार के, है ना, लोकोक्तियां उपलब्ध हों, उन लोकोक्तियों का आशय क्या है, उसका भावार्थ क्या है, उसको जाने, उसको लेकर के ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, है ना, पॉइंट्स इकट्ठा करते रहें। लोकोक्तियां क्या होती हैं, समाज का दर्शन होती हैं, सामाजिक दर्शन है। सामाजिक दर्शन को सीधे सीधे काटना संभव नहीं है, लेकिन आप उसका एंटीथेसिस जनरेट कर सकते हैं ताकि आपका निबंध इंटरेस्टिंग बने। तो जब हम लोग निबंध लेखन के बारे में बात करते हैं, है ना, तो आप हम सभी को पता है कि निबंध जो है इसके 3 प्रमुख खंड हैं, है ना। परिचय, इंट्रोडक्शन सेक्शन, मेन बॉडी पार्ट, और फिर आता है कंक्लूजन सेक्शन। परिचय सेक्शन जो है आपका, इंट्रो सेक्शन, चाहे कोई भी निबंध हो, है ना, इंट्रो सेक्शन ऐसा होना चाहिए कि उसको पढ़ करके लगे कि स्टूडेंट जो है वो जो टॉपिक का मूल भाव है उसको समझ रहा है। जैसे कहते हैं ना, मॉर्निंग शोज द डे, है ना, मतलब कि इंट्रो पढ़ करके समझ में आ जाना चाहिए कि आप समझ रहे हो कि निबंध किस विषय में है, किस विषय वस्तु को लेकर के। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए, सामान्य हो सकता है, किसी दोहा कविता से शुरू कर सकते हैं, गीत गजल वगैरह से ना शुरू करें तो ज्यादा अच्छा है। व्हाट्सएप वगैरह पे चलने वाले ऐसे क्या कहते हैं, शायरी वगैरह से बचें, वो ज्यादा अनिवार्य है। कविताओं को महत्व दिया जाता है, किसी के द्वारा कही गई उक्तियों को महत्व दिया जाता है, किसी महान पर्सनालिटी के लाइफ से जुड़ा हुआ कोई घटनाक्रम है उसको महत्व दिया जाता है ना, उन चीजों, या फिर कोई करंट का घटना है, करंट की घटना है, तो उसके भाव को लेकर के उसके बारे में लिखते हैं, तो उन चीजों को महत्व दिया जाता है। ये इंट्रोडक्शन सेक्शन का हिस्सा हो सकता है। और कुछ नहीं तो सिंपल जो कीवर्ड्स हैं उसकी परिभाषा से आपस में इंटरकनेक्ट करते हुए भी निबंध का इंट्रो सेक्शन शुरू कर सकते हैं। जो आपका बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट, है ना, उसके कई सारे आयाम निकालते हैं आप, उसके प्रभावों को देखते हुए, तो है ना, हर प्रकार के आयाम निकालते हैं। लेकिन बॉडी पार्ट में जो सबसे प्रमुख चीज है वो है उसको सुव्यवस्थित रूप से लिखना। अरेंजमेंट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस मुद्दे पर आप बात करो उस मुद्दे को कंप्लीट करो। अब ऐसा नहीं कि थोड़ी सी बात आर्थिक पहलू पे ऊपर कह दिया, फिर थोड़ा राजनीतिक ज्योग्राफी पहलू है, फिर आर्थिक पहलू निकाल कर लेते आए। नहीं, अव्यवस्थित ही हैफेजर्ड वे में रखेंगे तो डिस्टर्बिंग होता है। आप किसी बात को कह रहे हो, उस बात को पूरा करो, उस बात से जुड़ती हुई नई बात आ रही है उसको वहीं लेकर के आ गया, है ना। अब ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ और कह दिया फिर बाद में उस चीज को निकाल करके ला रहे हैं, ऐसे निबंध हैफेजर्ड हो जाता है। तो अव्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित रूप से निबंध को सजाएं, है ना। अगर सामाजिक प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं तो वहीं पर सामाजिक प्रभाव के बारे में लेकर के चले। उस सामाजिक प्रभाव पे अगर आपको तोड़ना है कि इसके राजनीतिक, इसके आर्थिक पहलू ये हो सकते हैं, तो उसको वहां पर लेकर के आइए, है ना। तो इस हिसाब से ऐसे में बहुत जरूरी होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग करना।
निबंध अगर 1 घंटे का निबंध है, 50 मिनट बहुत होता है लिखने के लिए, है ना। 700 से 800 शब्द 50 मिनट में आप लिख सकते हैं, है ना। प्रैक्टिस करते हैं घर पे लिखने की अगर आप, तो राइटिंग भी आपकी स्थिर रहती है। उसके लिए आवश्यक है दिमाग को शांत करके पहले 7-8 मिनट में आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लो। जितना पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए, पीछे रफ वर्क के लिए स्पेस रहता है। अब उसके बाद उन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करते चल सकते हैं बॉडी पार्ट में। अगर एक साथ करेंगे, लिख भी रहे हैं उसी समय सोच भी रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि अभी एक पॉइंट आया फिर दूसरा पॉइंट बाद में याद आता है, तो आपका निबंध व्यवस्थित नहीं रहता है ना। यस। निष्कर्ष के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करें। कई बार ऐसा होता है कि बॉडी पार्ट चलते 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 निबंध आपका खत्म हो जाता है, कंक्लूजन के लिए जगह ही नहीं रहता है। कंक्लूजन में आप बस लास्ट में 1 लाइन 2 लाइन लिख देते हैं, काम खत्म। कंक्लूजन के लिए स्पेस होना चाहिए, मतलब कि आखिर का 10 मिनट आप कंक्लूजन के लिए निकाल लो। आपने ऊपर जो बातें लिखी हैं उन सभी का निचोड़ होता है कंक्लूजन, क्योंकि अब आप अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं। तो जब बात को समाप्त कर रहे हो आप, तो आवश्यक है कि बॉडी पार्ट में जो आप लोगों ने चर्चा की है ना, उसको अब उन्हीं शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, उसको उसके भाव को लेकर के अब आप क्या कहना चाह रहे हैं, ऊपर जो भी चर्चा हुई, पक्ष में विपक्ष में जो भी आपने चर्चा किया, उसके बारे में संक्षेप में लिख लेते हैं आप, ऊपर जो आपने चर्चा की। कि अगर कोई बॉडी पार्ट नहीं पढ़ के आपका कंक्लूजन वाला सेक्शन भी पढ़ रहा है, तो उसको पता चल जाए कि हाँ, ऊपर इसी से संबंधित बातें कही गई हैं। और ठीक फिर उसके बाद लास्ट में आपका कंक्लूडिंग पॉइंट होता है। कंक्लूडिंग पॉइंट हमेशा आशा से भरा होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी होना चाहिए, है ना। नैराश्य नहीं दिखना चाहिए कि, है ना, कि अब ऐसा बहुत हो रहा है, बहुत करप्शन, इससे तो मुक्ति ही नहीं मिल सकती, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक सुंदर भविष्य की कल्पना करते हुए आपका, तो ये आशान्वित निबंध का अंत होना चाहिए। अगर एक काम कर सकें कि जैसे जिस हिसाब से अपना इंट्रो सेक्शन शुरू किया है, उसी हिसाब से आप अपना कंक्लूजन वाला जो पॉइंट्स हैं, लास्ट पैराग्राफ को खत्म करते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक पूरा का पूरा चक्र, एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। वैसा निबंध और अच्छा माना जाता है। कठिन है, अभ्यास लगता है उसके लिए, लेकिन यह करना चाहिए आपको। निष्कर्ष कभी भी अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए, है ना। जो भी आपने तर्क और प्रतितर्क के बारे में ऊपर चर्चा की है ना, थीसिस और एंटीथेसिस पे चर्चा किया है, उसके हिसाब से जो आपका कंक्लूजन है वो स्पष्ट होना चाहिए। कंक्लूजन अगर टॉपिक के हिसाब से रहे तो वो ज्यादा अच्छा होता है। कंक्लूजन सेक्शन में कोई नई बात नहीं शुरू करें तो ज्यादा अच्छा है ना। यस। वाक्यांश या फ्रेजेस या वर्ड्स की पुनरावृत्ति ज्यादा ना हो तो अच्छा है ना। अब एक ही शब्द बार बार प्रयोग हो रहा, तो पढ़ने वाले को पता चल जाता है कि अरे बार बार वही शब्द कह रहा है, तो निबंध की सुंदरता कम होती है। अपने निबंध को इस तरीके से प्रस्तुत कीजिए कि किसी भी व्यक्ति को समझ में आए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई निबंध है और पता चला कि आप उसमें पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टर्म्स को यूज कर रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा है, या फिर जो उस विषय में जानता है सिर्फ वही समझ पा रहा है, तब तो फिर अच्छी चीज नहीं है ना। निबंध ऐसा होना चाहिए कि अगर आप उन शब्दों का प्रयोग कर भी रहे हैं तो मुझे समझने में तकलीफ नहीं हो, उसको ऐसे सरल रूप से लिखिए। अगर कहीं लिखा तो वो क्या है, कॉमा दे करके सरल सिंपल भाषा में उसको बता दीजिए, ताकि उसका काम मुझे पता चल जाए कि जो तुम ये कह रहे हो वो क्या कह रहे हो, है ना। तो आम आदमी को भी समझ में आए वो बात, किसी विशेषज्ञ को ही समझ में आए, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखें, है ना। अभी जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है, निबंध को आप हल्के में लेकर के नहीं चलेंगे कि एग्जाम में जाकर के लिख लेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। प्रैक्टिस करना होगा। सप्ताह में एक निबंध भी लिखते हैं तो एक निबंध लिखिए, बढ़िया से अपने आप को समय दीजिए, एक निबंध लिखिए। बाकी के दिन जो है आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं। जो टॉपिक्स इधर हैं, कुछ और टॉपिक्स जो आपके पास हैं, तो कुछ नहीं तो बैठ करके 15 मिनट 20 मिनट रोज एक एक टॉपिक का ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए। इसके क्या पॉइंट्स निकल सकते हैं, इसका कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, इसका इंट्रोडक्शन सेक्शन कैसे लिखा जा सकता है ना। तो बाकायदा ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, पेन पेपर लेकर के उसको लिखिए, क्या क्या पॉइंट्स देने। रोज एक क्वेश्चन का कम से कम ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, एग्जामिनेशन हॉल में आपको बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगा। ठीक है। और इन सभी के साथ साथ एक और सूचना कि जिन लोगों ने 71st बीपीएससी मेंस के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं और अभी नहीं जुड़े हैं कहीं से, तो उनके लिए सफलता 2.0 बैच है ना। यहां पर मेंस के रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं आपकी, खास करके 71st बीपीएससी मेंस को ही ध्यान में रख करके इसको किया जा रहा है, तो उससे संबंधित जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर चर्चा है ना। निबंध को लेकर के भी
तो आप है ना इसको ज्वाइन कर सकते हैं, स्कैन करके इसके डिटेल्स को ले सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू।